तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं स्वामी विवेकानंदा के कोट के साथ। स्वामी विवेकानंदा कहते हैं क्या? वी मस्ट नॉट टॉलरेट अदर रिलीजन्स बट पॉजिटिवली एम्ब्रेस देम, नोइंग दैट द ट्रुथ इज द बेसिस ऑफ ऑल रिलीजन। देखो, ये जो कोट है ये सेकुलरिज्म के ऊपर है बेसिकली, ठीक है। तो हमारे जो स्वामी विवेकानंद है वो क्या कहते हैं कि जितने भी रिलीजन्स हैं, ठीक है, उनका जो बेसिक एसेंस है वो एक ही है। जैसे एग्जाम्पल, जितने भी रिलीजन है, ठीक है, वो सारे किसकी तरफ एम्फसाइज करते हैं? वो कहते हैं डिवाइन की तरफ, डिविनिटी की तरफ, कि कोई डिवाइन पावर है जो इस वर्ल्ड को चला रही है, ठीक है। जितने भी रिलीजन है वो कुछ कॉमन वैल्यूज की तरफ इशारा करते हैं, जैसे लव हो गया, आपका कंपैशन हो गया, काइंडनेस हो गया, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन वैल्यूज है जो सब रिलीजन्स के अंदर कॉमन है, ठीक है। वैसे ही जो सारे रिलीजन है वो किसकी तरफ एम्फसाइज करते हैं? वो कहते हैं क्या? सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ, ठीक है, अपने आप को पहचानो, एनलाइटमेंट की तरफ। तो ये कुछ कॉमन वैल्यूज हैं जो सारे रिलीजन्स के अंदर एक जैसी हैं। इसी को क्या बोला है हमारे स्वामी विवेकानंदा ने? ये ट्रुथ है, ये ट्रुथ है, ये बेसिस है सारे रिलीजन्स का। तो जब ट्रुथ सबका एक है तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें जितने भी रिलीजन है उनको एम्ब्रेस करना चाहिए, अपना लेना चाहिए, मन से अपना लेना चाहिए, उनको घृणा की भावना से टॉलरेट नहीं करना चाहिए। और यही कुछ क्या है? यही है गांधीयन टॉलरेंस। पॉजिटिव टॉलरेंस को क्या कहते हैं? गांधीयन टॉलरेंस। और यही कुछ मतलब है हमारे स्वामी विवेकानंदा के कोट का। बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है आज के हमारे एडिटोरियल डिस्कशन से। सेफ गार्डिंग सेकुलरिज्म। आप सभी को पता है कि सेकुलरिज्म जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वन ऑफ द बेसिक क्या है? असेंशियल फीचर है। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा अच्छे से। CAPF के अंदर डेफिनेटली ये जो आज का डिस्कशन है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, CAPF के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में भी एक क्वेश्चन आया था रिलीजियस बाइकॉटरी से रिलेटेड। तो हमारे लिए तो ये जो एडिटोरियल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव CAPF पेपर 2 के प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है। CAPF पेपर 1 के प्रोस्पेक्टिव से भी कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं, तो दोनों चीज़ों को थोड़ा समझेंगे। पेपर 1 में आ जाएगा तो टिक कर देंगे, पेपर 2 में आ जाएगा तो लिख देंगे, ठीक है, राइट कर लेंगे। और लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे CAPF एग्जाम में। चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हम, ठीक है। तो आप ये जो आज का जो टॉपिक है, टॉपिक बेसिकली जो इसका एसेंशियल टॉपिक है, जो इसका फाउंडेशन टॉपिक है, वो ऑलरेडी हम 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं। इसमें थोड़े से और नए पॉइंट है, और जितनी बार एडिटोरियल आपका आता है उतनी बार चांसेस बढ़ जाते हैं कि ये जो एडिटोरियल है, ये जो टॉपिक है, ये आपके CAPF एग्जाम में पूछेगा। क्योंकि जितना ज़्यादा पॉपुलर टॉपिक होगा उतना ज़्यादा वो फ्रीक्वेंटली न्यूज़पेपर में रिपीट होगा। जितना फ्रीक्वेंटली न्यूज़पेपर में रिपीट होगा उतने ज़्यादा चांसेस है कि इसको पूछ सकता है ऐसे राइटिंग के अंदर, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सांबलपुर इशू आपको पता है, वो मस्जिद का जो सर्वे चला था उस इशू से रिलेटेड है। थोड़ा सा फाउंडेशन, थोड़ा सा बैकग्राउंड अपने माइंड में बना के चलेंगे ताकि थोड़ा सा हमें क्या हो, आसानी हो एडिटोरियल को समझने में, जो इसके अंदर बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया गया उसको समझने में, ठीक है। सांबलपुर इशू क्या था आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफली बता देता हूँ। यहाँ पे क्या था कि कुछ लोगों ने क्लेम करा कि जो सांबलपुर में मस्जिद है, जो मस्जिद है उसके नीचे क्या है? उसके नीचे मंदिर है, ठीक है। उसके नीचे पहले मंदिर था, उसको तोड़ के उस वहाँ पे मस्जिद बना दी गई। आज़ादी से पहले, वो जो मुगल का टाइम था उस टाइम की बात है कुछ। तो ये क्लेम करा, तो वहाँ पे ASI जो है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसका सर्वे जब करने टीम पहुंची तो वहाँ पे रिलीजियस रियॉट हो गए, ठीक है, दंगे हो गए वहाँ पे। तो ये कुछ हुआ था और बहुत ज़्यादा ये सुर्खियों में था, न्यूज़ के अंदर था। बार बार एडिटोरियल आए, बार बार तो नहीं, ज़्यादा नहीं आए, 2-3 बार ही आए। एक एडिटोरियल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस पे। इसका जो बेसिक एसेंस था, जो एक्ट था 1991 का जो एक्ट था, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो डिस्कस कर चुके हैं मतलब वो पेपर 2 के प्रोस्पेक्टिव से डिस्कस, पेपर 1 के प्रोस्पेक्टिव से डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कुछ एसेंस है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 2 के प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है। चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते, वैसे भी रात हो चुकी है। जो हम सुबह लेके आते थे वो रात हो गई, थोड़ा सा इशू हो गया था उसकी वजह से। तो देखो, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसका काम क्या होता है बेसिकली, उसका पर्पस क्या होता है, क्यों हमने ASI की जो टीम है वो इस्टेब्लिश करी? उसका पर्पस होता है आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन करना, ठीक है। जो पुरानी पुरातत्व विभाग वाली जो चीज़ें हैं उसको एक्सट्रैक्ट करके निकालना, ताकि जो सिविलाइजेशन है, जो लॉस्ट सिविलाइजेशन, जिस सिविलाइजेशन के बारे में हमें पता नहीं है या पूरी जानकारी नहीं है, उसके बारे में जानकारी एकत्रित कर सके, ठीक है। एंशिएंट सिटीज़ जो थी, क्या मैथोलॉजिकल इवेंट्स है, इनको, जो हमारा पास्ट है, जो हमारी हिस्ट्री है, इसको अनकवर कर सके, उसको अनकवर कर सके। जैसे कि आपका हड़प्पा सभ्यता हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, ये सारी चीज़ें, इनके बारे में जो क्लैरिटी नहीं है, जो चीज़ें हमें नहीं पता चली वो पता चल जाए, इसके लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का
सर्वे किया जाता है, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है आजकल के टाइम में कि इस सर्वे को यूज़ किया जा रहा है कि भाई कहीं पे पहले ये रिलीजन था, इसके अंदर दूसरा रिलीजन है, यही सारी चीज़ें, क्या चीज़ कि यहाँ पे पहले मस्जिद थी, इससे पहले इस पे मंदिर था, इससे पहले क्या था, इससे पहले क्या था। ये जो कंटेंटियस इश्यूज हैं, ठीक है, ये जो कंटेंटियस इश्यूज है, विवाद वाले जो इशू हैं, इसके लिए अब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का यूज़ किया जा रहा है। सबसे पहली बात और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये यहाँ पे बताइए कि जो पर्पस था, उस पर्पस के लिए हमारी जो एएसआई की टीम है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट है, उसको यूज़ ही नहीं किया जा रहा। जो हमारे कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं, ठीक है, जिसकी वजह से दंगे हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा बेसिक फैब्रिक है सेकुलरिज्म का जो खतरे में आ सकता है, उसके लिए इसको यूज़ किया जा रहा है, यहाँ पे ये बताया गया है, ठीक है। अब देखो 2002 में ज्ञानवापी जो मॉस्क्यू का केस हुआ था, सेम चीज़ वही हुई थी कि भाई इसके नीचे मंदिर था या मस्जिद था, ये सारी चीज़ें वो ज्ञानवापी इशू में भी हुई थी। तो उस टाइम पे भी सर्वे हुआ, तो उस टाइम पे जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे डीवाई चंद्रचूड़ जी, ठीक है, जब इस केस को हियर कर रहे थे, ठीक है, ज्ञानवापी मॉस्क्यू केस को जब हियर कर रहे थे, तो उन्होंने जस्ट वर्बली बोल दिया था कि सर्वे करना मतलब ये नहीं है कि जो हमारा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको ब्रीच करते हैं, ठीक है, मतलब कि सर्वे कंडक्ट करवाने से हमारा ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है इसको ब्रीच करते हैं। ये सिर्फ मौखिक रूप से कहा था, कहीं डॉक्यूमेंट वगैरह में लिखा नहीं गया, ये एडिटोरियल के अंदर ये बताया बच्चों, ठीक है। तो देखो अब ये जो हमारे डीवाई चंद्रचूड़ जी ने मौखिक रूप से बोल दिया कि सर्वे हो गया, चलो हो सकता है सर्वे, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने बोल दिया तो हर एक मस्जिद के नीचे कुछ है तो उसका सर्वे कराया जाए। जैसे अजमेर के लिए भी पिटीशन आ गई थी कि इसका भी सर्वे कराया जाए, इसके नीचे भी पहले शिव जी का टेम्पल होता था, शिवलिंग है इसके नीचे भी, जैसे सांबलपुर में। तो इससे होगा क्या, देखो इससे होगा क्या कि हमारा जो हमारी इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री, ठीक है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, हर एक रिलीजन के यहाँ पे लोग रहते हैं। अब उस डाइवर्सिटी में यूनिटी क्यों है? क्योंकि हम जो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं, हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे हमने सबको आज़ादी दे रखी है, अपना रिलीजन तुम फ्रीली फॉलो कर सकते हो, रिलीजियस जो इंस्टीट्यूट है फ्रीली अपना जो है बिना विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्सेस वो अपना जो फ्रीडम है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं रिलीजियस से रिलेटेड, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है कि हमने सबको ऑटोनॉमी प्रोवाइड करा दी काइंड ऑफ। तो ऑटोनॉमी की वजह से क्या है, यूनिटी है। तो हमारे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनकी वजह से यूनिटी है, उसमें से एक प्रिंसिपल क्या है, सेकुलरिज्म। लेकिन अगर यही सेकुलरिज्म अगर खतरे में आ जाएगा, आ क्यों जाएगा खतरे में, किसकी वजह से, सर्वे की वजह से, कि हर एक मस्जिद का सर्वे करवाने लग जाए, हर एक मंदिर का सर्वे करवाने लग जाए, तो क्या होगा कि वहाँ पे जो रिलीजियस हारमोनी है कि हम साथ में मिलजुल के भाई भाई की तरह रहते हैं, वो यहाँ पे खतरे में आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, ये चीज़ समझ आई, ठीक है। तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर है क्या, देखिए जो मेरे नए बच्चे हैं जिनको नहीं पता, हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं या पहली बार सुन रहे हैं, तो देखो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर क्या था, उसके अंदर आया क्यों था, पहले ये समझो। ये पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और पेपर 2 में भी लिखना है इस चीज़ को, अगर आता है रिलीजियस बाइगॉटरी से रिलेटेड कोई आपका टॉपिक आ जाता है, ठीक है। तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, जब जन्मभूमि, राम जन्मभूमि विवाद हो रहा था कि वो, हाँ, जो अयोध्या में जो मंदिर बना है, कि बोला था कि उससे पहले मस्जिद थी, वो जो राम जन्मभूमि पे बोला था कि वहाँ पे पहले ये हमारे राम जी थे, उनका जन्म हुआ था, वो वाली ज़मीन है वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ चली थी, बहुत विवाद हुआ था इसके पीछे। तो उस टाइम पे इस इशू को, क्योंकि इसको तो एग्जाम्प्ट कर दिया था इस एक्ट ने, तो इस इशू को रिसॉल्व करने के लिए, क्योंकि पता था कि आगे भी ऐसी चीज़ें होती रहेंगी, तो इसको इशू को रिसॉल्व करने के लिए उस टाइम पे एक्ट आया था हमारा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। जब ये विवाद चल रहा था राम जन्मभूमि का, उस टाइम पे बोला क्या कि 15 अगस्त 1947, मतलब जो आज़ादी है, हमारी इंडिपेंडेंस जब से हमें मिली है, ठीक है, उसके बाद से जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स होंगे, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो आपका मठ हो, चाहे वो बौद्धिज्म का हो, चाहे वो जैनिज्म का हो, किसी का भी, क्रिश्चियनिटी का हो, जिसका जो रिलीजियस कैरेक्टर है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, उसको चेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये कब से, 15 अगस्त 1947 से, आज़ादी से, ठीक है। ये सारी चीज़ यहाँ पे हुई, ठीक है। लेकिन और ये भी बोला कि आप कोई जो भी लॉ सूट चल रहा है या कोई अपील चल रही है राम जन्मभूमि को छोड़ के, ठीक है, वो सारी चीज़ भी खत्म कर दी जाएगी और आप फर्दर भी कोई लॉ सूट नहीं लिया जाएगा कि इसको चेंज करके मंदिर बनाओ या मंदिर को चेंज करके कुछ और बनाओ। ये सारी चीज़ हुई। तो देखो ये जो एक्ट है, ये जो हमारा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, ये चीज़ हमने शायद पहले नहीं समझी थी। ये जो हमारा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, ये भी आपका जो हमारा जो बेसिक फैब्रिक है, हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल है, हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है सेकुलरिज्म का, ठीक है,
उसको मजबूत करने के लिए हेल्प करता है। मतलब ये जो है ये भी हमारे जो सेकुलरिज्म का फीचर है ये भी उसमें इंक्लूड होता है 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, जो जैसा है वैसा रहो, हार्मोनी, सोशल हार्मोनी को एस्टेब्लिश कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि हमारे जो लोग हैं वो इस पे उसको चैलेंज नहीं करेंगे, एक्ट को भी चैलेंज करा, बोला कि 19 ये जो हमारी आज़ादी की डेट है ये आर्बिट्रेरी है, ये सही डेट नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें हुई। तो देखो अब 15 अगस्त की जगह कोई और डेट दे देते तो उसको बोलते हैं कि वो भी आर्बिट्रेरी है। तो इसके लिए क्या हुआ, इसीलिए आज़ादी की डेट चुनी गई कि भाई यही डेट है, इससे पहले का जो था अब इसके बाद जो जैसा रिलीजियस इसका करेक्टर है वैसा ही रहेगा, उसको चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है बच्चों, इतनी समझ आई बात? बहुत आसान था ये और बहुत अच्छी चीज़ थी हमें समझना सेकुलरिज्म कैसे हमारे इंडिया में एस्टैब्लिश होता है, कैसे हमारे इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी अगर टॉपिक आ गए तो क्या लिखोगे, यही चीज़ तो लिखोगे वहाँ पे कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ बेसिक प्रिंसिपल है जो हमारे को यूनिटी एस्टैब्लिश करने में मदद करते हैं। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी उनमें से एक है। ठीक है, तो देखो अब हमारे जो DY चंद्रचूड़ जी थे उन्होंने बोल दिया कि भाई सर्वे करवाने से ये जो एक्ट है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्वे चलता है। ठीक है, उन्होंने वर्बली बोला था लेकिन लोअर कोर्ट ने तो इसको क्या करा, पत्थर की लकीर मान ली। अब कुछ भी होता है वो क्या करते हैं, सर्वे ऑर्डर कर देते हैं कि सर्वे करवाओ इसका। ठीक है, इसी सर्वे की वजह से तो हमारा सांबलपुर है वहाँ पे टेंशन और वायलेंस हुई, और जितने भी सर्वे होंगे आगे फ्यूचर में, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, यही चीज़ होगी, हमारा बेसिक जो फैब्रिक है सेकुलरिज्म का, यूनिटी का, वो ब्रेक होता रहेगा, धीरे धीरे टूटता रहेगा, दरारें आती रहेंगी हमारी कंट्री के अंदर अगर यही चीज़ होती रही सर्वे। ठीक है, और सर्वे का ओरिजिन का है DY चंद्रचूड़, उन्होंने वर्बली नहीं बोला, उन्होंने वर्बली बोल दिया तो इसका मतलब नहीं कि जो हमारे लोअर कोर्ट है उसको एकदम वो मान ले, यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है। ठीक है, कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था उसको मिस इंटरप्रेट ही कर दिया जो लोअर कोर्ट है, उन्होंने ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है। ठीक है, और जो हमारे लीगल एक्सपर्ट भी है हमारे, जो देखो यहाँ पे बताया हुआ है ना कि नॉट पार्ट ऑफ एनी ऑफिशियल जजमेंट, कि ये जो एक्ट है ये किसी, ये जो बोला है, ठीक है, ये जो ऑब्जर्वेशन है कि सर्वे कराने से इस एक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले ही नहीं फर्क पड़ता लेकिन हमारे बेसिक फैब्रिक पे तो पड़ रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये किसी ऑफिशियल जजमेंट का तो पार्ट ही नहीं है। तो क्यों जो लोअर कोर्ट हैं फिर वो हर बार सर्वे करवाते हैं, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गया था, ये सारी चीज़ें। देखो लीगल एक्सपर्ट जो हैं वो भी आर्ग्यू करते हैं इस चीज़ को, क्या कि ये जो सर्वे है ये इररिलेवेंट है। और ये भी मैंने आपके अपना जो प्रीवियस हमारा डिस्कशन हुआ था उसमें भी मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि भाई ये इररिलेवेंट है, और वहाँ पे वो ये चीज़ एडिटोरियल में नहीं डिस्कस की गई थी, लेकिन मैंने बताया था आपको कि सर्वे, देखो सर्वे करवाना इररिलेवेंट है। क्यों इररिलेवेंट है? क्योंकि ये जो एक्ट है हमारा 1991 का रिलीजियस वाला, जो सेकुलरिज्म को इस्टेब्लिश कर रहा है, मजबूत कर रहा है, मजबूती प्रदान कर रहा है, तो ये जो एक्ट है ये अपने आप में क्या बोलता है, बोलता है कि 15 अगस्त के बाद किसी का भी रिलीजियस करेक्टर चेंज नहीं होगा। देखो जब रिलीजियस करेक्टर जब चेंज ही नहीं होगा तो सर्वे कराने से फ़ायदा क्या, यही लीगल एक्सपर्ट बोलते हैं, यही सेम चीज़ लीगल एक्सपर्ट बोलते हैं। तो ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए, हमें मतलब हमारे जो लोअर कोर्ट हैं जो ये जो सर्वे के लिए बोलते हैं इनको समझनी चाहिए। ठीक है, मोहन भागवत जी ने, जो RSS के चीफ हैं, मोहन भागवत जी ने भी यही बोला था, इन्होंने भी तो स्टेटमेंट दी थी ना, एक हमने डिस्कस करा था लास्ट टाइम, याद होगा। मोहन भागवत जी ने क्या बोला था कि हर मस्जिद के नीचे जो मंदिर देखने की आदत है इसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तभी हमारी जो देश में शांति रहेगी। ठीक है, जब इतने बड़े लीडर बोल रहे हैं, हमारा कोर्ट बोल रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लीगल एक्सपर्ट बोल रहे हैं, तो ये चीज़ें अप्लाई करनी भी चाहिए। ठीक है, अब देखो हमारे इंडिया में क्या चीज़ है जो सेकुलरिज्म को प्रोटेक्ट करती है, वो क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स। देखो यहाँ पे भी बताया गया है कि ये देखो एक्ट है, ये भी हमारा जो इंडिया का सेकुलरिज्म है इसको जो है सेफ गार्ड प्रोवाइड कराता है, मजबूती प्रोवाइड कराता है, वही सारी चीज़ें। देखो हमारा जो आर्टिकल 26 है, हमारा जो आर्टिकल 26 है वो कहता क्या है, फंडामेंटल राइट है, और यही सेकुलरिज्म को इस्टेब्लिश करता है। हमारे जो रिलीजियस राइट है, हमने लास्ट अपने डेली डिस्पैच में भी ये डिस्कस करा था कि हमारे जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स, जैसे राइट टू रिलीजन, ठीक है, आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग रिलीजन्स को भी चेंज कर सकते हैं, प्रोपोगेट करते हैं उसको, वो सारी चीज़ कर सकते हैं। ये क्या आता है, हमारे फंडामेंटल राइट में आता है। तो यही सारी चीज़ें सेकुलरिज्म को भी इस्टेब्लिश करते हैं कि आप पे अपना फ्रीडम है कि जिस मर्जी रिलीजन को आप प्रोफेस कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। वैसे ही जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, उन सब को भी अपना जो अफेयर है उसको मैनेज करने की आज़ादी है, कोई एक्सटर्नल वहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई। तो देखो अगर ऐसी चीज़ होती है, ठीक है, हमें हमारे सेफ गार्ड्स प्रोवाइड कराए गए हैं, हमारे
जो सेकुलरिज्म है उसको मजबूत कराने के फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराया गया है। लेकिन इसमें अगर एक्सकेवेशन और ये सर्वे होगा, ठीक है, अगर हम सर्वे के लिए बोलेंगे, हमारे जो लोअर कोर्ट से सर्वे के लिए बोलेंगे, तो तुम्हें नहीं लगता कि उनके जो फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 26 की, उनको अपना जो रिलीजियस अफेयर है, मतलब मंदिर को मैनेज करने के लिए या मस्जिद को मैनेज करने के लिए उन पे जो आज़ादी है वो कहीं ना कहीं छिन नहीं जाएगी सर्वे कराने से। ये चीज़ यहाँ पे भी बोली गई है कि उनकी ऑटोनॉमी वगैरह अंडरमाइन हो जाएगी और हमारा जो सेकुलरिज्म का है, जो हमारा सेकुलरिज्म है वो भी थ्रेट में आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। ठीक है, आई होप ये तो समझ आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं। देखो आगे बहुत अच्छी चीज़ बताइए क्या कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। देखो हमारी इंडिया की जो हिस्ट्री है बहुत ही कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है। यहाँ पे ऐसा नहीं था कि मुगल आए थे तो उन्होंने मंदिर को तोड़ा था। बहुत सारे हिंदू राजा थे, जैसे हर्षवर्धन हो गया, जैसे हमारा वो हो गया एक था शशांक, एक जो रूरल था शशांक। तो इन्होंने क्या करा था कि जो बौद्धि टेम्पल्स थे उनको तोड़ के उसके ऊपर मंदिर बनवा दिए थे। ठीक है, तो बोलने की बात यही है कि जिसकी जहाँ चलती है वो वहाँ पे वैसी चीज़ कर देता है। ठीक है, जिसकी जहाँ पे पावर चलती है वो चल देता है। जब हिंदुओं की चलती थी तो उन्होंने क्या करा, बौद्धि टेम्पल को तोड़वा के उसके ऊपर अपना टेम्पल बनवा दिया। इसमें हर्षवर्धन हो गया, शशांक हो गया, शशांक ने तो बौद्धि टी को कटवा दिया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हिस्ट्री के अंदर फेमस है और यही चीज़ें यहाँ पे बता रखी है। ठीक है, कि देखो हिस्ट्री हमारी बहुत कॉम्प्लेक्स है। बहुत सारी मस्जिदें हैं कि जिनके नीचे टेम्पल्स हैं, बहुत सारे टेम्पल्स हैं जिनके नीचे बुद्धिस्ट और जैनिज़्म के विहार्स हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो हैं, ये आर्कोलॉजिस्ट यूज़ कर सकते हैं इसको हमारी एक हिस्ट्री को क्यूरेट करने के लिए, हिस्ट्री को बनाने के लिए, हमारा नेशंस का पास्ट कैसा था उसको लोगों को बताने के लिए। लेकिन आजकल के जो पॉलिटिशियंस हैं ये इसको वेपन की तरह यूज़ करते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई है अपने पॉलिटिकल मोटिव को सर्व करने के लिए, रिलीजियस मोटिव को सर्व करने के लिए इसी चीज़ को वेपन की तरह यूज़ करते हैं, जिसको हिस्टोरिकल पास्ट के रूप में दिखाया जाना चाहिए। ठीक है, ये हमारा पास्ट है, ये हमारा प्रेजेंट नहीं है। और देखो हमने ये भी चीज़ डिस्कस करी थी कि जो हमारा पास्ट है वो पास्ट है, पास्ट को देख के अपने फ्यूचर को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये चीज़ भी आपको समझनी चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारा पास्ट है, ये हमारा प्रेजेंट नहीं है। तो पास्ट में जो हुआ था उसकी वजह से हम अपना प्रेजेंट खराब कर लें, ये तो कोई औचित्य की बात नहीं है ना। तो ये भी चीज़ आपको समझनी चाहिए और यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि इसी हिस्ट्री को मिसयूज़ करके सोशल अनरेस्ट आ जाए, ये सारी चीज़ें हो जाए, ये सारी चीज़ें सही नहीं है। और हमें बेसिकली करना क्या चाहिए, हमें हारमोनी को एस्टेब्लिश करना चाहिए। ठीक है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको मजबूत करना चाहिए। और जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था कि जितने भी रिलीजन है सबके फाउंडेशन में, सबके बेस में क्या चीज़ है, एक ही चीज़ है, डिविनिटी। तो जब का सबका फाउंडेशन एक है तो हमें हर एक रिलीजन को एम्ब्रेस करना चाहिए, अपना लेना चाहिए मन से, ताकि सोशल हार्मनी जो हमारी सोसाइटी के अंदर है वो वैसी की वैसी रहे। तो यही कुछ एडिटोरियल था। आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से कि ये शो जो हमारा रिलीजियस बाइगॉटरी है इसको कैसे हमें टैकल करना है। और देखो पेपर वन के लिए मैंने बोला था सेकुलरिज्म को थोड़ा समझेंगे, सेकुलरिज्म को, क्योंकि हमारे यहाँ पे मीनिंग वगैरह पूछ लेता है। यूपीएससी की आदत है, सीएपीएफ में भी और सीएससी के अंदर, दोनों के अंदर आदत है कि जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, प्रियम्बल में जो वर्ड्स हैं उनको पूछ लेता है। सेकुलरिज्म उनमें से एक है। तो देखो एक चीज समझ लो बच्चों कि सेकुलरिज्म दो तरह का होता है। ठीक है, सेकुलरिज्म दो तरह का होता है, आपको लगता होगा एक ही तरह का होता है। सेकुलरिज्म होता है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट होता है, इसका नेगेटिव कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट में क्या होता है, देखो होता दोनों जगह यही है क्या कि स्टेट जो होता है रिलीजियस मैटर से डिवाइड होता है। ठीक है, रिलीजियस मैटर से डिवाइड होता है, मतलब स्टेट के जो अफेयर है वो अलग होंगे, रिलीजन के अफेयर जो है अलग होंगे। एकदम जो सेपरेट है, कट्टरता डिवाइड है, वो क्या है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट है कि स्टेट जो है रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगी और रिलीजन है वो स्टेट के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा। ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। ये क्या है, ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारा जो इंडियन कॉन्सेप्ट है वो क्या, वही स्वामी विवेकानंदा वाला। देखो सब रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करना। ठीक है, सब रिलीजन की रिस्पेक्ट करना क्या है, ये भी सेकुलरिज्म है और यही हमारी कंट्री का सेकुलरिज्म है कि हम पॉजिटिव इंटरवेंशन करते हैं। हमारा जो स्टेट है, हमारी जो स्टेट मतलब गवर्नमेंट जो है, ठीक है, हमारा स्टेट क्या है, स्टेट जो पॉजिटिव इंटरवेंशन करता है। जैसे किसी रिलीजन के अंदर कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो कि उस रिलीजन मतलब वो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है। जैसे ट्रिपल तलाक वाला इशू हो गया, ठीक है, ट्रिपल तलाक वाला इशू हो गया, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे स्टेट ने इंटरफेयर करा। ठीक है,
प्रैक्टिसेस को ठीक करवाए, ये क्या है, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है कि हम पॉजिटिव इंटरफेरेंस करते हैं, सब रिलीजन को इक्वल जो है वैल्यू प्रोवाइड कराना, ये इंडिया का कॉन्सेप्ट है, इसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, ये है हमारा, ठीक है, पॉजिटिव इंटरवेंशन वाला। तो यही कुछ सेकुलरिज्म का मतलब है, ठीक है। आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का ट्राई करना, क्योंकि लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पेपर 2 को अगर एस करना है, इसको जीतना है, तो राइटिंग तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। देखो बच्चों, मैं संडे को क्या करूँगा, संडे को मैं इवेल्युएट करने की कोशिश करूँगा आपके पेपर को, क्योंकि संडे को थोड़ा सा फ्री टाइम बच जाता है, ठीक है, काम करता हूँ उस दिन भी, लेकिन थोड़ा सा बच जाता है टाइम, तो उस टाइम को आपके लिए यूटिलाइज़ करूँगा कि आप जो भी पेपर आप लिखेंगे उसमें से मैक्सिमम पेपर को मैं इवेल्युएट करने की कोशिश करूँगा। संडे को आप ग्रुप में भेजा करो, अभी 3-4 बच्चे ने भेजा है, बाकी मेरे को पर्सनली भेज ही रहे हैं, तो देखो सारे बच्चे आप ग्रुप में भेजा करो, ग्रुप मतलब वो जो डिस्कशन ग्रुप है, तो डिस्कशन ग्रुप में भेजा करो, डिस्कशन ग्रुप में भेजोगे तो वहीं पे मैं इवेल्युएट करके दे दूंगा, तो सारे बच्चों को थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी किस तरह से पेपर लिखना चाहिए, ठीक है। तो और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि देखो बच्चों, जिस बच्चे को राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, जिस बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए एक चीज़ है मेरे पास, क्या, देखो एक चीज़ मैंने बताई थी आपको, क्या कि मेरे को एक बच्चे ने मैसेज करके बोला था कि सर आपके प्रोग्रामों में 2 चीज़ ज़रूर रहती है, क्या, एक तो अफोर्डेबिलिटी और एक क्या रहती है, एक रहती है क्या, क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी हमारे बेसिक पिलर्स हैं, तो उसी को ध्यान में रख के देखो 2 चीज़ लेके आया हूँ आपके लिए, एक तो पहले से ही थी, एक है अभ्यास लेखन, ये अभ्यास लेखन है पेपर 2 के लिए, पेपर 2 के लिए अभ्यास लेखन है, अभ्यास मंथन है पेपर 1 के लिए, दोनों का कॉस्ट सिमिलर सा ही है, ठीक है, ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं है। देखो अभ्यास लेखन में रहेगा क्या, ये है पेपर 2 के लिए राइटिंग प्रोग्राम जो होता है, ये वो है राइटिंग प्रोग्राम हमारा, इसमें हम सारी चीज़ों को देख लेंगे, 1 मिनट देख लेते हैं। देखो टोटल इसमें 25 टॉपिक्स हैं, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा हॉलिस्टिक डायमेंशन से हम डिस्कस करेंगे, तो लेक्चर 25 से डेफिनेटली ज़्यादा होंगे, और सारे जो लेक्चर होंगे वो सारे लेक्चर लाइव होंगे, डायरेक्ट 1-to-1 इंटरेक्शन, 1-to-1 मतलब कि डायरेक्ट लाइव इंटरेक्शन करेंगे, आपको जो नहीं समझ आएगा वो वहीं पे मैं आपको बताऊंगा। हम जैसे क्लासेस चलती हैं बेसिकली लाइव क्लासेस, वैसे क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। इसका पूरा जो टेंटेटिव है ये यहाँ पे डिस्कस कर रखा है, 5 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है ये प्रोग्राम, और हमारा चलेगा 15 जून तक, हर संडे को क्लासेज होंगी, ठीक है। तो ये कुछ प्रोग्राम है, आप इसको थोड़ा सा देख लेना, जिसको राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही हो वो थोड़ा सा देख लेना, ज़्यादा महंगा नहीं है, अफोर्डेबल है एकदम, ठीक है, अफोर्डेबल प्रोग्राम है, क्योंकि अब ये बेसिक प्लेयर हमारा रहेगा, अफोर्डेबिलिटी ज़रूर रहेगी हमारे इसके अंदर, ठीक है, जितने भी प्रोग्राम आएंगे। तो एक बार इसको देख लेना, अगर समझ आए तो देख लेना, ट्राई कर लेना, नहीं तो हमारा डेली डिस्पैच तो है ही, ठीक है, क्योंकि डेली डिस्पैच से ही बहुत बच्चे क्लियर करेंगे। जिसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो वही हमारा अभ्यास लेखन वाला जो प्रोग्राम है इसको सब्सक्राइब कर सकता है, ठीक है, वेबसाइट पे है thelearners.co.in, थोड़ा आराम से देख लेना, ठीक है। चलो आप चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देखो मैंने बताया था आपको क्या, हाँ सुबह मैंने बोला था द हिंदू के अंदर कुछ ऐसी लाइन दे रखी है जो मुझे हजम नहीं हो रही, तो मैंने उनको जो हमारे द हिंदू वाले जो लोग हैं एडिटोरियल एडिटर्स, उनको मैंने मैसेज करके बताया कि सर आपका ये जो है ये थोड़ा क्लैरिफाई करो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट राज्यसभा चेयरमैन, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं यूपीएससी के अंदर, स्पेशली बता रहा हूँ कि वो न्यूज़पेपर की लाइनों को पढ़ के, क्योंकि न्यूज़पेपर की लाइनें दिमाग में बहुत टाइम तक रहती है, ठीक है, उसको पढ़ के हम एमसीक्यूज को आंसर करते हैं, सीएससी वाले, सिविल सर्विसेज वाले, ठीक है। और जो हमारा जो पेपर 2 है, पेपर 1 है सीएपीएफ का, उसके पेपर 1 में भी जो पॉलिटी है मोर और लेस उसी टाइप की आती है, ज़्यादा थोड़ा बहुत फर्क है लेकिन मोर और लेस वैसी आती है। तो देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन है भाई, नो कॉन्फिडेंस जो मोशन होता है राज्यसभा के चेयरमैन के अगेंस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैंने बहुत सर्च करा सुबह, क्योंकि इसी की वजह से लेट हो गया आज, नहीं तो हम सुबह डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा सर्च मारा, सारे जो मतलब लक्ष्मीकांत तो पढ़ी, वो तो एकदम फाउंडेशन है, उसको ढंग से देखा, उसमें मेरे को नहीं मिला, ये तो गलत है, ये लाइन गलत है लक्ष्मीकांत में, लेकिन लक्ष्मीकांत का भी बेस है कुछ, तो मैंने फिर अपने स्टैटिक पे गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर घुस के देखना पड़ा, तो सारी चीज़ें मेरे को फाइनली कंक्लूड क्या मिला, भाई ये लाइन गलत है, नो कॉन्फिडेंस जो मोशन है वो राज्यसभा के चेयरमैन के अगेंस्ट इशू हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब ये जो है ये अपना टाइटल थोड़ा अच्छा बनाने के लिए जो न्यूज़पेपर वाले हैं कुछ भी छाप देते हैं, क्योंकि लाइव मिंट हो गया, जितने भी हो गए, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, सबने यही छाप रखा, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट राज्यसभा चेयरमैन। तो थोड़ा देख लेते हैं भाई कि होता है नहीं होता, क्या क्या मैकेनिज्म है, कहीं हम ही गलत हो, ये भी थोड़ा सा हमें देखना चाहिए। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं।
थोड़ा देख लेते हैं फ्रंट पेज पे। ऐसी न्यूज़ आती है ना, ऐसी न्यूज़ों में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हमें दिखता है कि ये जो न्यूज़ है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पार्लियामेंट का इशू है। पार्लियामेंट तो हमारे टॉपिक के अंदर भी है, हमारे पेपर 1 के अंदर है ना पार्लियामेंट, इंडियन पॉलिटी में। तो पार्लियामेंट तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जब भी न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद थोड़ा देखा करो कि उसके अंदर क्या क्या मैकेनिज्म यूज़ हो रहे हैं, उस मैकेनिज्म को, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है उस मैकेनिज्म से रिलेटेड, ठीक है। तो वही चीज़ है। देखो अभी हुआ क्या, अभी विंटर सेशन चल रहा था हमारा। कितने सेशन होते हैं पार्लियामेंट में बताओ, चलो कमेंट करके। देखो विंटर सेशन चल रहा था हमारा। अभी जो वहाँ पे जो एडजॉर्नमेंट सिंडाई, ठीक है, एडजॉर्नमेंट सिंडाई पास हुआ। कौन पास करता है बताओ, नहीं पता, न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं ढंग से। देखो एडजॉर्नमेंट सिंडाई ये पास हुआ है दोनों हाउस के आगे, दोनों हाउस में, ठीक है, जो हमारा राज्यसभा और लोकसभा दोनों में, ठीक है। तो अब ये पास हुआ है, क्या होता है क्या नहीं होता, और फिर ये राज्यसभा के चेयरमैन के अगेंस्ट वो सारी चीज़ें जो भी हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इसी के अंदर, पार्लियामेंट्री मैकेनिज्म के अंदर, ठीक है। तो देखो सेशन पहले डिस्कस करते हैं, सेशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर सेशंस होते हैं, ठीक है। 3 सेशन होते हैं बेसिकली। बजट होता है, एक बजट सेशन होता है, विंटर होता है, समर होता है, 3 सेशन होते हैं। लेकिन ये जितने भी सेशन होते हैं ये कोई ऐसा नहीं होता कि तीनों ही कंडक्ट कराएं, वैसे होते हैं तीनों, लेकिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल रखा है वो क्या, कि 6 महीने का गैप होना चाहिए मैक्सिमम, मतलब कि एक साल में एटलीस्ट 2 सेशन होने चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे बोल रखा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं सेशन स्टार्ट कैसा होता है। ये देखो लिखा हुआ है मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशन कितना होना चाहिए, कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ, मतलब कि 2 सेशन मिनिमम होने चाहिए। तो देखो सबसे पहले सेशन होता है, उससे पहले क्या होता है, सम्मन दिया जाता है, सम्मनिंग होती है, बुलाया जाता है दोनों जो हाउसेज हैं उसके मेंबर्स को, सम्मनिंग होती है, फॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है, फॉर्मल प्रोसेस है। सम्मन भेजता कौन है हाउस कंडक्ट कराने के लिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। याद रखो इसको कि पार्लियामेंट का इशू है तो भाई प्रेसिडेंट ही भेजेगा, पार्लियामेंट का इशू है तो प्रेसिडेंट ही भेजेगा, थोड़ा ना लोकसभा का मेंबर भेजेगा, क्योंकि राज्यसभा भी है, राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है, ठीक है, दोनों हाउसेज हैं, और इन दोनों के हाउसेज के ऊपर प्रेसिडेंट है जो बिल वगैरह पास करता है टोटल वगैरह। तो प्रेसिडेंट दोनों को बुलाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रेजी, और ये हो गया राज्यसभा, ये हो गया लोकसभा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट क्या करता है, दोनों हाउस को सम्मन भेजता है कि भाई आ जाओ, अब थोड़ा सा बहुत हो गई छुट्टियां तुम्हारी, अब हाउस कंडक्ट कराते हैं, थोड़े बिल वगैरह पास कर लो, ठीक है। ये चीज़ कौन करता है, प्रेजी करता है, फॉर्मल प्रोसेस है हमारी। 2 हाउस के बीच में कितना गैप होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो मतलब एक साल में 2 तो होगी ही होगी। रिसेस क्या होती है, देखो ये वर्ड बहुत पूछता है, यूपीएससी सीएससी के अंदर पूछा हुआ है। रिसेस क्या होती है, देखो रिसेस होती है 2 हाउसेस के बीच का गैप, 2 हाउसेस मतलब 2 सेशंस के बीच का गैप। जैसे सेशन खत्म हो गया, विंटर सेशन खत्म हो गया तो प्रोरोगेशन हो जाता है, ठीक है। जब दूसरा सेशन स्टार्ट होगा, दूसरा जब रीअसेंबली होगी, जब सम्मन दिया जाएगा, तो इसके बीच का जो गैप है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, रिसेस, ठीक है। रिसेस कितना बड़ा हो सकता है, नॉट मोर देन 6 मंथ, समझ आ गया, यही है रिसेस। रिसेस मतलब कि कुछ भी नहीं हो रहा उस टाइम पे, वो होता है रिसेस पीरियड, ठीक है। ये हो गया। देखो एडजॉर्नमेंट के बाद वाला पीरियड रिसेस पीरियड में नहीं आता, एडजॉर्नमेंट सिंडाई के बाद वाला पीरियड रिसेस पीरियड में नहीं आता, प्रोरोगेशन वाला आता है, इतना याद रखना। अब देखो ये एडजॉर्नमेंट क्या चीज़ होती है, एडजॉर्नमेंट क्या होती है कि देखो आज लेट्स से विंटर सेशन चल रहा है, एग्जाम्पल से समझो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। विंटर सेशन चल रहा है, ठीक है, विंटर सेशन चल रहा है, और यूँ तो है नहीं कि एक बार सेशन चालू हुआ तो पूरा 1 महीने तक विंटर में चलता ही रहेगा, एक भी दिन वो नहीं होगा, गैप नहीं होगा। तो देखो जैसे लेट्स से आज सुबह चालू हुआ विंटर सेशन आपका, इवनिंग में क्या हुआ, एडजॉर्न कर दिया, कल देखेंगे, ठीक है। ये क्या है, एडजॉर्नमेंट, कि आज का सेशन आज खत्म हो गया, अब इसको कल आएंगे, मतलब क्या, टेम्परेरी सस्पेंशन है। और यहाँ पे पीरियड बताते हैं कि कल मिलेंगे दोबारे, या परसों मिलेंगे, तरसों मिलेंगे, स्पेसिफिक पीरियड बताते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, एडजॉर्नमेंट। कौन करता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। राज्यसभा में चेयरमैन करेगा, हमारे धनखड़ जी करेंगे, राज्यसभा के वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। और लोकसभा में कौन करेगा, लोकसभा में जो लोकसभा का स्पीकर है वो करेगा, ठीक है। एडजॉर्नमेंट कि कल आना, अब आज का हो गया, शाम हो गई, घर जाओ अपने, कल दोबारा आके मीटिंग करेंगे, इसे कहते हैं एडजॉर्नमेंट। इस लैंग्वेज में याद रखो बच्चों, नहीं तो ये तुम भूलोगे, ठीक है। आज की छुट्टी कल दोबारा करेंगे, टाइम बता दिया, कल आ जाना, ये क्या, एडजॉर्नमेंट, ठीक है। अब एडजॉर्नमेंट सिंडाई क्या होता है, ठीक है। एडजॉर्नमेंट सिंडाई क्या होता है, देखो प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट बताने में गलती नहीं करता मैं।
देखो एडजॉर्नमेंट, क्योंकि मैं अपने हिसाब से याद करता हूँ ना, मेरा माइंड जैसे मैं सोचता हूँ वैसे याद करता हूँ, मैं सिंडाए पढ़ता हूँ इसको, ठीक है। एडजॉर्नमेंट सिंडाए क्या होता है? देखो एडजॉर्नमेंट सिंडाए होता है कि अब स्पेसिफिक पीरियड दे दिया कि कल आ जाना, ठीक है। अब बोल दिया कि चलो खत्म हो गई क्लास, अब जाओ घर, ठीक है। सिंपल बोल दिया खत्म क्लास, जाओ घर। अब वापस कब आना है कुछ बताया ही नहीं, ठीक है। वापस कब आना है बताया ही नहीं। तो ये क्या चीज़ है? ये है सिंडाए कि अनंत टाइम तक, अनंत टाइम तक ये है सस्पेंडेड, कि अब बताया ही नहीं पीरियड कि अब वापस कब आना है। कि मतलब अगर स्पेसिफाइड डेट ना दे, डेफिनेट पीरियड ना दे, सस्पेंशन जो हो इनडेफिनेट पीरियड के लिए हो, तो वो क्या चीज़ है? एडजॉर्नमेंट सिंडाए। वो करता कौन है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। राज्यसभा में राज्यसभा का चेयरमैन, लोकसभा में स्पीकर, ठीक है। एडजॉर्नमेंट सिंडाए। और जो हमारा अभी हुआ है वो क्या हुआ है? एडजॉर्नमेंट सिंडाए। मतलब क्या कि विंटर जो सेशन हुआ था उसको एडजॉर्नमेंट सिंडाए कर दिया। अब बोल दिया कि जाओ घर, अब पता ही नहीं दोबारा कब होगा ये, ठीक है। क्यों होता है ऐसे? क्यों एडजॉर्नमेंट सिंडाए होता है? देखो एडजॉर्नमेंट सिंडाए स्पेशली तब होता है जब वो जो पर्टिकुलर सेशन है, जैसे विंटर सेशन है, इसको एंड करना हो, ठीक है। इसको एंड करना हो तो एडजॉर्नमेंट सिंडाए होता है। एडजॉर्नमेंट सिंडाए दे दिया, ठीक है। यहाँ पे मतलब अपना घर जाओ, वापस कब आना है नहीं पता। अब पीछे से गवर्नमेंट क्या करेगी? प्रेसिडेंट को बोलेगी कि प्रोरोगेशन कर दो, खत्म कर दो हाउस को, ठीक है। ये चीज़ होती है, खत्म कर दो ये जो हमारा सेशन हो रहा है इसको। तो ये है एडजॉर्नमेंट सिंडाए, ठीक है। क्या चीज़ होता है कि सस्पेंशन हुआ, कब तक के लिए पता नहीं, विदाउट स्पेसिफाइड पीरियड। करता कौन है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रेसिडेंट नहीं करता, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। अब आता है प्रोरोगेशन, ठीक है। प्रोरोगेशन क्या होता है? देखो प्रोरोगेशन होता है कि वो जो हाउस है, विंटर सेशन चल रहा है ना, विंटर सेशन खत्म हो गया, ठीक है। विंटर सेशन ही खत्म हो गया, पूरा सेशन ही खत्म, इसे क्या कहते हैं? प्रोरोगेशन। फॉर्मल सस्पेंशन या टर्मिनेशन, ठीक है। करता कौन है? सिंपली एंड ऑफ पर्टिकुलर सेशन। जो सेशन चल रहा है, चाहे विंटर चल रहा हो, चाहे बजट चल रहा हो, चाहे हमारा कोई सा भी सेशन, समर सेशन चल रहा हो, पूरे सेशन को ही खत्म करना है तो क्या करेंगे? प्रोरोगेशन कर देंगे। करता कौन है? हमारा प्रेसिडेंट, ठीक है। देखो सेशन को बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट। सेशन को खत्म कौन करता है? प्रेसिडेंट। बीच के जो प्रोसेस होते हैं उसको कौन करता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। बहुत सिंपल है, ये तो याद रह जाएगा हमेशा के लिए। डिसोल्यूशन क्या होता है? देखो डिसोल्यूशन होता है कि हमारा लोकसभा ही खत्म, ठीक है। लोकसभा ही 5 साल के लिए चुना जाता है, 5 साल के लिए चुना जाता है ना लोकसभा। फॉर्म हाउस जो फॉर्म होता है 5 साल के लिए होता है ना, तो 5 साल के बीच में भी डिसोल्यूशन हो सकता है, लोकसभा खत्म हो सकती है, और 5 साल के बाद तो होगी ही होगी, ठीक है। राज्यसभा में डिसोल्यूशन होता है, भाई राज्यसभा है परमानेंट हाउस, वहां पे नहीं होता, ठीक है। राज्यसभा क्या है? परमानेंट हाउस है, वहां पे नहीं होता। तो ये है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या है? टर्मिनेशन ऑफ द लोकसभा, ठीक है। चाहे कंप्लीशन से हो चाहे उसके पहले हो, कैसे भी हो सकता है। आर्टिकल 85 में दे रखा है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो देखो अब एक चीज़ और कि देखो राज्यसभा क्या है? परमानेंट हाउस है, ठीक है। परमानेंट हाउस के मेंबर के अगेंस्ट में तुम नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हो? नहीं ला सकते ना। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट हाउस है, परमानेंट टेन्योर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा याद रखो। अब चलो देखते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। चलो इसको छोड़ो, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अभी इसके ऊपर विवाद चल रहा था, इसके ऊपर तो मेल लिखा हमने एडिटर को द हिंदू के, रिप्लाई नहीं आया अभी तक। तो देखो नो कॉन्फिडेंस जो मोशन होता है वो सिर्फ मूव हो सकता है किसके अगेंस्ट? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं हो सकता। पहली चीज क्या कि नो कॉन्फिडेंस जो मोशन है, पूरा जो काउंसिल है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसके अगेंस्ट में होगा। किसी इंडिविजुअल मेंबर, जो इंडिविजुअल मिनिस्टर होगा उसके अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन इशू नहीं होता। और जो राज्यसभा का जो हमारे ये जो है, और ये जो मैकेनिज्म है नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये होता है यूज कहाँ पे? लोकसभा में। कहाँ यूज होता है? सिर्फ लोकसभा में, राज्यसभा में यूज ही नहीं होता नो कॉन्फिडेंस मोशन। और हमारे वाइस प्रेसिडेंट को तुम कैसे, क्योंकि वो तो मेंबर नहीं है ना कहीं के भी, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो किसी हाउस में मेंबर नहीं है, वो किसी भी हाउस में मेंबर नहीं है वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में कैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आओगे, ठीक है। तो ये भी चीज़ समझनी चाहिए कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनके वाइस प्रेसिडेंट हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, इनके अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आता, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये आपके इंडियन पॉलिटी में ही दे रखा है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। लक्ष्मीकांत में सेंसर मोशन हो गया, हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, ठीक है। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क ही देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो जो हमारा सेंशन मोशन होता है, ठीक है,
अगर ये एक बार अडॉप्ट हुआ तो इसका रीज़न देना पड़ता है, क्यों भाई तुम सेंश्योर कर रहे हो। सेंश्योर मतलब होता है कि परनिंदा, किसी की थोड़ी सी निंदा कर दी, किसी ने गलत काम कर दिया तो बोलते हैं कि यार तुमने ये कर दिया, इसे कहते हैं सेंश्योर। ठीक है, रीज़न देना पड़ता है अगर लोकसभा में आता है तो। एडॉप्शन इन लोकसभा, लोकसभा के ये टूल्स हैं सारे। नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसके लिए कोई रीज़न नहीं देना। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन तुम सिंपल बोल रहे हो कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है अब। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे, कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये अब मेजोरिटी को होल्ड नहीं करती, नो कॉन्फिडेंस मोशन इशू हो गया। अगर ये पास हो गया तो गवर्नमेंट गिरी, ये चीज़ समझ लो। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है तो जो गवर्नमेंट है वो गिर जाती है, नए इलेक्शन फिर से होते हैं, हर एक मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ेगा अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसीलिए कि पूरी मिनिस्ट्री के अगेंस्ट में होता है, पूरे जो मिनिस्टर्स हैं उनके अगेंस्ट में ये इशू होता है। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट में और क्लियर हो जाएगा कि जो हमारा सेंश्योर है, परिनिंदा है कि किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी ने घटिया काम कर दिया, उसके अगेंस्ट में उसे बोल रहे हैं कि यार ये नहीं करना चाहिए था, सेंश्योर इसे ही कहते हैं ना, परिनिंदा। तो ये इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट में मूव होता है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनके अगेंस्ट में भी यूज है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर मतलब ये कर सकते हैं, इंडिविजुअल को भी परिनिंदा सेंश्योर मोशन इशू कर सकते हैं, ये सारी चीज। लेकिन 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 ये जो हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ठीक है, ये सिर्फ इशू होता है एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ओनली लिखा हुआ है देखो, एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में इशू होता है ये वाला नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। एक बार ये पास हो गया तो गवर्नमेंट गिर जाती है। ठीक है, दोबारा इलेक्शन वगैरह होते हैं। ठीक है, देखो इट इज मूव फॉर सेंश्योरिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर स्पेसिफिक, देखो कोई स्पेसिफिक पॉलिसी एक्शन वगैरह हो गए उसके अगेंस्ट में, जैसे कोई पॉलिसी वगैरह लेके आ गए। ठीक है, कोई गवर्नमेंट जो है कोई मिनिस्टर पॉलिसी लेके आ गया वो थोड़ी ठीक नहीं, तो यहाँ पे सेंश्योर मोशन इशू हो जाता है। लेकिन ये वाला जो है ये कॉन्फिडेंस के लिए इशू होता है कि जो हमारी लोकसभा में मिनिस्टर्स हैं, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, ये कॉन्फिडेंस को होल्ड करते हैं या नहीं करते। कॉन्फिडेंस को होल्ड करने का मीन्स मेजॉरिटी, कि इनके पास मेजॉरिटी है या नहीं है, ये चेक करने के लिए नॉन कॉन्फिडेंस मोशन इशू होता है। ठीक है, ये इफ इट इज पास, ये देखो अगर लोकसभा में पास हो गया तो क्या हो गया, सबको रिजाइन देना पड़ेगा सेंश्योर मोशन में, नहीं, किसी को रिजाइन देने की जरूरत नहीं, सेंश्योर मोशन में परिनिंदा है। लेकिन अगर ये वाला पास हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया लोकसभा में, तो भाई सबको रिजाइन देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है नो कॉन्फिडेंस मोशन के पीछे की सच्चाई। ठीक है, देखो हमने वाइस प्रेसिडेंट कैसे रिमूव होता है, वाइस प्रेसिडेंट कैसे रिमूव होता है ये हमारे एडिटोरियल में डिस्कस कर चुके हैं। हमारा जो डेली डिस्पैच डिस्कशन है इसके अंदर पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं वाइस प्रेसिडेंट कैसे रिमूव होता है। ठीक है, इम्पीचमेंट, फॉर्मल जो इम्पीचमेंट होता है वो भी नहीं होता इसके अगेंस्ट में। ठीक है, फॉर्मल इम्पीचमेंट जो राष्ट्रपति के अगेंस्ट में होता है वो भी वाइस प्रेसिडेंट के लिए यूज नहीं होता। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन तो बहुत दूर की बात है, क्यों लिखते हो ऐसे। चलो कोई नहीं, लिख दिया, हमें पता चल गया। अगर आ जाता है तो टिक सही करना। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। देखो कमेंट करने का रीजन क्या होता है, कमेंट करने का रीजन है अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, आप अकाउंटेबल हो कि आप डेली जो है डिस्कशन को रिवाइज कर रहे हो, डिस्कशन को देख रहे हो। ठीक है, आप अपने करियर के लिए अकाउंटेबल हो, ये मतलब है क्या, कमेंट करने का। आप कमेंट कर रहे हो मतलब क्या, कि आप अकाउंटेबल हो इस चीज़ के लिए, कि आप जो पढ़ रहे हो उसको दिमाग में डाल रहे हो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल की तरफ। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, देखो बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर बहुत हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी आता है। अभी हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, ये उन्होंने हाईलाइट करा सिलीगुड़ी कॉरिडोर को, बोला भाई बहुत क्रूशियल है नॉर्थ ईस्ट इंडिया को लेके, और एसएसबी जो है ये इसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का थोड़ा सा मैप देख लेते हैं, कहाँ पे है कहाँ नहीं है। ये देखो ये जो दिख रहा है ये वाला, ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ठीक है, ये देखो 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है। 22 किलोमीटर क्या होते हैं 22 किलोमीटर, बिल्कुल जब वॉर होती है 22 किलोमीटर कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो देखो इस ये जो है ये एकमात्र, ये जो 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है ये एकमात्र जो तरीका है हमारे नॉर्थ ईस्ट से इंक्लूडिंग सिक्किम, इससे कनेक्ट होने का। अगर जो मेन लैंड है, अगर जो हमारा मेन लैंड है इसको रोड से कनेक्ट करना है नॉर्थ ईस्ट से, तो यही एक रास्ता है। ठीक है, इसके अलावा हम नहीं कर सकते, इसके अलावा नहीं कर सकते। लेट से अगर हमारे जो पड़ोसी हमारे मित्र दोस्त हैं जैसे चाइना हो गया, ठीक है, ये यहाँ से आके इसने अटैक कर दिया, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कब्जे में ले लिया, तो हमारे हाथ से नॉर्थ ईस्ट गया। ठीक है, किसी भी वॉर की सिचुएशन में अगर नॉर्थ ईस्ट को इसने हमारे हाथ से ले लिया, तो इसको अगर हाथ से लेना है तो सिर्फ सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है इसको कंट्रोल करना है, बाकी हमारा जो ये हिस्सा है हाथ से गया। यही रीज़न है क्या, यही रीज़न है कि हम हमारे जो जितने भी
पड़ोसी छुट्टू मुट्टू दोस्त हैं, छुट्टू मुट्टू दोस्त मतलब नेपाल हो गया, ठीक है, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, नीचे वाला ये बांग्लादेश भी हो गया, ठीक है। इनसे हम क्यों मित्रता बना के रखते हैं? देखो इसके लिए हमारे जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है इसके लिए हम मित्रता ज़्यादा बना के रखते हैं, ठीक है। नेपाल में जब भी चाइना की इंटरवेंशन होती है हम क्यों चिंतित हो जाते हैं? क्यों चिंतित हो जाते हैं? क्योंकि हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर अब हमें पता है कि यहाँ आएगा तो इधर भी आएगा, क्योंकि ये चाइना जो है नेपाल से क्यों साठगांठ करेगा? क्या इसको मिल रहा है वहाँ पे? इसको मिल रहा है ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ठीक है। चुम्बी वैली में जब इशू हुआ था, क्यों इंडियन जो आर्मी है भूटान के लिए खड़ी रह गई थी? क्यों रह गई थी खड़ी? देखो इसके लिए, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए, क्योंकि हमें पता है कि अब इसका नेक्स्ट स्टेप इधर की साइड ही होगा, ठीक है। बांग्लादेश से क्यों हम मित्रता बना के रखते हैं? इसके लिए, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए, ये भी एक रीजन है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए स्ट्रेटेजिकली इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर की वैल्यू क्या है इंडिया के लिए, ठीक है। अब थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं, टाइम मैंने वैसे ही बहुत ज़्यादा कर दिया है। देखो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसको चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं। एकमात्र तरीका है लैंड से हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन को कनेक्ट करने का। नॉर्थ ईस्ट रीजन में कौन कौन आ जाते हैं? देखो नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये सारे लोग आ जाते हैं, कहाँ गए? ये वाले, ठीक है। सिक्किम भी इसमें इंक्लूड है, क्योंकि सिक्किम को हम थोड़ा सा भूल जाते हैं, सोचते हैं ऊपर की साइड है, ये नहीं आता होगा, लेकिन सिक्किम भी कनेक्ट होता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर से, ठीक है। कौन से स्टेट के अंदर है? वेस्ट बंगाल के अंदर है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। महानंदा और तिस्ता जो रिवर है ये इसको कनेक्ट करती है, 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है। स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर हमें लैंड से कनेक्ट करना है नॉर्थ ईस्ट रीजन को, तो हमारा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, हमारा जो लॉजिस्टिक हो गया, डिफेंस हो गया, सब यहाँ से टिकता है। कौन कौन से बॉर्डर आते हैं? देखो हमने देख ही लिया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, एनबीबी हो गया, या बीएनबी बोल दो, जो बीएनबी है, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, ये तीनों जो कंट्री है ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर से बॉर्डर बनाती है। कौन सी यहाँ पे फोर्सेस है? सशस्त्र सीमा बल, इसने प्रोटेक्ट करके रखा है। ये बेसिकली जो हमारे नेपाल और भूटान के साथ बॉर्डर है यहाँ पे सिचुएटेड है, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। समझ आ गया सिलीगुड़ी कॉरिडोर की इंपॉर्टेंट क्या है, स्ट्रेटेजिकली क्यों इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है, क्या नहीं है, कौन से रिवर है, सब समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करो, समझ आ गया तो चलो कमेंट करो इसको बच्चों। चलो चलते हैं अब थर्ड आर्टिकल की तरफ। K9 वज्राटी, देखो K9 एक कुत्ते का नाम भी है, पुलिस वाला ये डॉग, पुलिस का डॉग है। अब देखो डॉग बोलता हूँ तो अच्छा लगता है, कुत्ता बोलता हूँ गंदा लगता है, लेकिन हिंदी में कुत्ता ही बोलते हैं, ठीक है। K9 क्या है? एक पुलिस का डॉग है, ठीक है, पुलिस के डॉग का है K9। लेकिन K9 वज्राटी क्या है? ये हमारा जो तोप दिख रहा है, जिसे आर्टिलरी गन कहते हैं हम, ये है हमारा K9, ठीक है। जो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं जिसकी पूजा कर रहे हैं, ये है K9, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखो ये जो K9 है हमारी इंपॉर्टेंट है किसके लिए? हमारे जो हाई लैटिट्यूड पे हमारे जो रीजन्स हैं, जैसे हमारे लद्दाख, ठीक है, यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर सब जीरो टेम्परेचर को टॉलरेट करने की क्षमता है इस K9 के अंदर। K9T, K9 वज्राटी, ठीक है। तो देखो थोड़ी चीज़ें याद करनी है बस हमें, मॉडर्नाइजेशन के लिए, ऑपरेशनल रेडीनेस के लिए, तो हमें पता ही है भाई, इसको नहीं तो क्यों लेके आएंगे हम हथियार को। अब देखो एम्प्लॉयमेंट वगैरह देगा, फैक्ट्री वगैरह लगी तो एम्प्लॉयमेंट देगा। किसने बिल्ड करा है? ठीक है, किसने बिल्ड करा है? एलएनटी ने। एलएनटी मतलब लार्सन ट्यूब्रो ने, ठीक है, लार्सन ट्यूब्रो ने इसको डेवलप करा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है टेक्नोलॉजी? देखो ये इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो रहा है साउथ कोरिया से, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो रहा है, प्लस ये इंपॉर्टेंट है सब जीरो रीजन के लिए। बस ये 2 चीज़ें याद रखो, बाकी चीज़ बहुत कॉमन है, इसको ऐसा इतना देखने की जरूरत नहीं है। क्या ये गन है, ठीक है, 200 से ज़्यादा हम प्रिक्योर करेंगे। ये जो है K9T वज्रा। क्वेश्चन नंबर 3 इसको कमेंट करो, ठीक है। देखो शाम को जब सुबह टाइम से ना आ पाए ना, जब डेली डिस्पैच जो है हमारा सुबह टाइम से ना आए, तो मतलब शाम को आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं मिस तो वैसे ही नहीं करूँगा बिना बताए आपको, तो नहीं बताया तो मतलब लेके आऊँगा ही आऊँगा। चलो नगेट्स देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो जो हमारा पाकिस्तान है, हमारा जो बहुत अमीर दोस्त है, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, ब्लास्टिक मिसाइल डेवलप कर रहा है। प्रोग्राम थोड़ा सा चिंता की तो बात है, लेकिन खाने के पैसे नहीं, ब्लास्टिक मिसाइल, चलो कोई नहीं, जैसा भी है कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको देख लेंगे, कभी पाकिस्तान के साथ रिलेशन कुछ आ गया तो बोल देना ब्लास्टिक मिसाइल भी डेवलप कर रहा है। यूएस थोड़ा सा डर रहा है इससे, क्योंकि यूएस भी अब उसकी रेंज में आ जाएगा, लेकिन मारेगा थोड़ा ना यूएस का। तो चलो ये हो गया एक, पाकिस्तान ब्लास्टिक मिसाइल डेवलप कर रहा है। थोड़ा सा ये ऐसा थोड़ा जानने की न्यूज़ है, इतना ज़्यादा वो मत देखो अभी, क्योंकि जब पेपर 2 के लिए डिस्कस करेंगे तब यहाँ पे इस पॉइंट को हम वेपन की तरह यूज़ करेंगे। सुरुचि, इसका थोड़ा सा नाम याद रख लेना। ये सुरुचि जो है, इसने यूथ में
दिख नहीं रहा, वैसे तो दिख रहा था जब जूम कर रहा था। देखो इसमें सुरुचि ने क्या कहा था, एयर गन, एयर गन में इसने यूथ के में गोल्ड मेडल जीते हैं 3 एयर गन में, यूथ में, ठीक है। यूथ का 67 नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हुई, उसमें इसने ये क्या था इसमें अब दिख नहीं रहा, बस इतना याद रखो इसमें ये था कि इसने एयर में जीते थे। ये देखो यूथ एयर पिस्टल गोल्ड मेडल, यूथ एयर पिस्टल में सुरुचि ने गोल्ड मेडल जीते हैं, बस इतना याद रखना। कौन से स्पोर्ट से है बस ये थोड़ा याद रखना, एयर से है, एयर गन, एयर गन से, और यूथ वाले में जीते हैं इसने, यूथ वाले में, ठीक है, गोल्ड मेडल 3। ये चीज़ याद रखने की, यहाँ पे छोटी छोटी न्यूज़ हैं, कभी कभी पूछ लेता है, ऐसा जितना फ्रिक्वेंटली नहीं, लेकिन जो मेन न्यूज़ है जहाँ से देखो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, हम डिस्कस करते हैं कहाँ, जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब ये छोटी मोटी न्यूज़ हो गई, ये वहाँ से गिर गया, ये वहाँ से हो गया, वो कभी कभार पूछ लेता है, उसके लिए थोड़ा कि सब लोगों को याद करें, ठीक है, एक आधा क्वेश्चन छोड़ोगे भी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, नगेट्स। नगेट्स थोड़ी थोड़ी चीज़ें थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। अगर समझ आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और शेयर तो ज़रूर करो बच्चों, सब्सक्राइबर बहुत कम है, थोड़ा सा बढ़वाओ। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन।